महकता दामन हिंदी कहानियाँ। प्रिया ने पालने में सोई नवजात बच्ची को मुस्कुराते देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। प्रिया उसमें अपना और निर्मल का अक्स ढूंढने की कोशिश करने लगी। निर्मल को एक बेटी की चाह थी, जबकि वह निर्मल जैसा प्यारा सा बेटा चाहती थी, क्योंकि वह निर्मल के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। प्रिया एक छोटे से शहर में पली बढ़ी थी। इकलौती संतान होने के कारण माता पिता की लाड दुलारी थी। दोनों माता पिता उसे हथेली का छाला बनाकर रखते थे, उसको अत्यधिक प्रेम करते थे। निर्मल की बुआ उनके पड़ोस में रहती थी, वे ही निर्मल का रिश्ता उसके लिए लाई थी। निर्मल मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके माता पिता कई साल गुजरे कार दुर्घटना में चल बसे थे। उनके जाने के बाद बुआ ने ही उनकी परवरिश की थी। उनकी बुआ ने निर्मल को अपनी सगी संतान समझकर पाला था। प्रिया के माता पिता को निर्मल बहुत पसंद थे, इसीलिए बिना देरी किए चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। शादी के एक हफ्ते बाद ही प्रिया निर्मल के साथ मुंबई आ गई थी। निर्मल एक अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर रहते थे। उस अपार्टमेंट में 3 कमरे थे। यह अपार्टमेंट उनके सपनों का घर था। शादी के बाद दोनों ने फ्लैट को बड़े जतन से सजाया था। निर्मल ने फ्लैट को सजाने संवारने में प्रिया की पसंद नापसंद का खास ख्याल रखा था। निर्मल प्रिया को जी जान से चाहते थे और उसको वो प्यार, सम्मान और अधिकार देते थे जो एक पति को अपनी पत्नी को वास्तव में देना चाहिए। निर्मल अपने नाम के अनुसार स्वभाव से बहुत ही निर्मल थे। उनमें बिल्कुल बनावटीपन नहीं था। बहुत ही पारदर्शी व्यक्तित्व था निर्मल का। प्रिया उनके व्यक्तित्व से खासी प्रभावित थी। वह भी उनसे बहुत प्यार करती थी। कुछ ही समय बाद प्रिया ने निर्मल को 2 से 3 होने की खुशखबरी सुना दी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों को लगा जैसे उनका परिवार अब पूरा हो गया है। अब निर्मल उसका बहुत अधिक ध्यान रखने लगे थे। निर्मल चाहते थे कि प्रिया इस अवस्था में ज्यादा काम ना करे, उसे रेस्ट की जरूरत है। इसीलिए अब निर्मल प्रिया को बेड से पैर भी नहीं उतारने देना चाहते थे। उसी दौरान निर्मल की प्रमोशन ने उनकी खुशी को और भी दुगना कर दिया। अब प्रमोशन हुआ तो साथ ही काम का लोड भी बढ़ा। ऊंचे पद पर विराजमान होने के बाद अब निर्मल को और अधिक बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी थी। यही वजह थी कि काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से अब वे ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। जब निर्मल पर काम का प्रेशर कम था तो निर्मल घर के काम में पत्नी का अच्छा खासा हाथ बटा दिया करते थे। पर अब उनके व्यस्त हो जाने के बाद प्रिया पर भी काम का लोड बढ़ गया था। बल्कि अब तो उसको अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान का भी ख्याल रखना था। प्रिया दिन भर अकेले काम करते करते थक जाया करती थी। इसीलिए दोनों ने मिलकर एक बाई रखने का फैसला किया। महानगर मुंबई में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। लोग अधिकतर अपने काम से काम रखते हैं। अंतर्मुखी होने के कारण प्रिया भी ज्यादातर घर में ही रहती थी। वह अभी ज्यादा किसी से परिचित नहीं हुई थी। इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बाई ढूंढने के लिए मदद मांगी। कुछ ही दिन बाद उसने एक बाई को उनके घर भेजा। लगभग 30 साल की दुबली पतली रमाबाई को उन्होंने मामूली सी पूछताछ के बाद काम पर रख लिया था। रमाबाई ने बताया कि वह पास के बिल्डिंग और 3 घरों में काम करती है। उसके 2 बच्चे हैं। पति एक स्कूल में चपरासी है। इतनी ही ऊपर की मोटी मोटी सी जानकारी निर्मल और प्रिया ने रमाबाई से ली थी। इससे अधिक जानने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। रमाबाई प्रतिदिन सुबह 8 बजे काम पर आती और करीब 10 बजे तक सारा काम निपटा कर वापस चली जाती। यही रूटीन था उसका। सुबह में वह जब काम पर आती तब निर्मल के ऑफिस जाने का समय होता था। इसीलिए प्रिया उस वक्त ज्यादातर निर्मल के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करने में व्यस्त होती थी। समय बीतता जा रहा था। अब धीरे धीरे रमाबाई बिल्कुल घर के सदस्य जैसी बन गई थी। वह प्रिया के छोटे मोटे कामों जैसे बाजार से दूध सब्जी लाने में भी मदद करने लगी थी। अब जो समय करीब आ रहा था, अक्सर प्रिया का मॉर्निंग सिकनेस की वजह से जी मचलाने लगा था और लो हीमोग्लोबिन की वजह से उसके हाथों और पैरों में भी सूजन रहने लगी थी। वह खाना बनाने के लिए खड़ी होती तो हाथों पैरों की सूजन और अधिक बढ़ जाती थी, जिससे अब उससे अधिक देर तक खड़ा भी नहीं हुआ जाता था।
अब उसके लिए खाना बनाना मुश्किल होने लगा था। प्रिया की बिगड़ती हालत देखकर एक दिन रमाबाई ने उसके आगे एक प्रस्ताव रखा। वह बोली, मैडम जी, मेरी एक छोटी बहन है, वह बेचारी गूंगी है, इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई है, इसीलिए वह हमारे साथ में ही रहती है। आपकी तबीयत अब बहुत अधिक खराब रहने लगी है। फिर मैडम जी, ऐसी अवस्था में ज़्यादा लापरवाही करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप कहें तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती, आप उसे खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए रख लें। इससे आपको काफ़ी सहारा मिल जाएगा। रही बात वेतन की, आपको जो ठीक लगे उसे दे देना। सुबह में उसको साथ ले आया करूंगी और शाम को साथ ले जाया करूंगी। प्रिया को उसके बात कहीं ना कहीं सही लगी, क्योंकि इस अवस्था में सच में उसे खाना बनाने वाली मेड की ज़रूरत तो थी ही। जब शाम को निर्मल ऑफिस से आए तो प्रिया ने रमाबाई द्वारा दिए गए सुझाव का जिक्र उससे किया। प्रिया और निर्मल को उसका सुझाव जच गया, इसीलिए बिना सोचे उन्होंने हाँ कह दिया। अगले ही दिन रमाबाई अपने साथ 22-23 वर्ष की लड़की को साथ ले आई। रमाबाई ने उसका नाम सीमा बताया। सीमा देखने में बहुत सुंदर थी, उसने अच्छा रूप रंग पाया था। उसे देखकर कहीं से कहीं तक उसके गूंगा होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। प्रिया को उसके गूंगा होने पर बहुत तरस आया। उसी दिन से सीमा उनके घर खाना बनाने का काम करने लगी। उसके काम करने से प्रिया को काफ़ी राहत मिली। वह सभी काम बहुत अच्छे तरीके से वे समय से पहले कर देती और वह प्रिया का काफ़ी ख्याल भी रखती थी। बड़े स्नेह से वह प्रिया को समय से फल काट कर खिलाती, समय पर उसको खाना खिलाती। पति पत्नी दोनों ही सीमा के काम से बेहद खुश थे। कभी कभी निर्मल को ऑफिस से काम से बाहर जाना पड़ता था, तब प्रिया सीमा को रात को घर पर रोक लेती थी और उसे अपने ही पास सुलाती थी। ना जाने क्यों सीमा निर्मल का कुछ विशेष ही ध्यान रखती थी, परंतु प्रिया को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। वह इसे सकारात्मक तरीके से लेती थी। उसने यही सोचा कि अच्छा ही है, मेरे साथ साथ निर्मल का भी स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, इसीलिए उसने इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन दिनों अक्सर तबीयत खराब होने के कारण वह परेशान से भी रहती थी। हालांकि प्रिया को सीमा का निर्मल के बूट पॉलिश करना और बाथरूम में कपड़े रखना शुरू से अखरता था, परंतु दूसरे ही क्षण वह इसे नारी सुलभ जलन समझकर भूल जाती थी। उसे लगता शायद से ये उसका वहम है, बल्कि कभी कभी तो उसे अपने इस विचार पर खुद पर शर्म महसूस होती कि वह एक बेचारी गूंगी लड़की पर शक कर रही है। इस बीच प्रिया का चौथा महीना शुरू हो गया था। इन दिनों निर्मल भी काफ़ी व्यस्त रहते थे। अगर ऑफिस में काम ना निपटे तो कभी कभी वह घर पर आकर अपने लैपटॉप से ऑफिस का काम पूरा करते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से उस दिन निर्मल ऑफिस की फाइलें घर ले आए थे और आते ही ड्राइंग रूम में टेबल पर सभी फाइलें फैलाकर काम करने बैठ गए थे। उस दिन प्रिया की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। उसे सुबह से ही उल्टियाँ हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और काफ़ी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसका कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए उस दिन उसने सीमा को रात को घर पर ही रोक लिया था। रात का खाना खाकर वह बेडरूम में आराम करने चली गई थी और इधर निर्मल ड्राइंग रूम में बैठे अपना काम निपटाने में व्यस्त हो गए थे। सोते सोते अचानक रात में अजीब सी आवाज़ों से उसकी नींद टूट गई। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा तो देखा रात के 1 बजे थे। उसने फिर अपनी साइड में देखा तो निर्मल बिस्तर पर नहीं थे। उनके तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही थी। वह ड्राइंग रूम की ओर तेज कदमों से भागी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई। वह दृश्य देखकर जैसे उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई। सीमा एक कोने में सहमी सी डरी सी खड़ी रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और कई जगह से फटे भी थे। यह सब देखकर तो प्रिया की वो हालत हुई मानो काटो तो खून नहीं। प्रिया ने निर्मल की तरफ देखा। प्रिया को देखकर निर्मल हकबका सफाई देने लगे। प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो प्रिया। मैं बस यहाँ बैठा अपने काम में व्यस्त था, फाइल्स चेक कर रहा था। यह अचानक आई और आकर मुझसे लिपटने लगी। जब मैंने इसको पीछे धकेला तो इसने अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया और रोने की एक्टिंग करने लगी। यह सब इसकी ड्रामेबाजी है। उधर प्रिया ने सीमा पर नजर डाली तो सीमा लगातार रोए जा रही थी।
वह तुरंत आकर प्रिया के गले से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उसकी हालत देख प्रिया का चेहरा तमतमा उठा। उसके अंदर की औरत जैसे जाग उठी। बोली, मुझे आपसे कतई यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। प्रिया, यह झूठी है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। निर्मल लगातार अपनी सफाई दे रहे थे। सच्चाई सामने है और फिर भी आप। छी कहते हुए वह सीमा को अपने बेडरूम में ले आई। प्रिया ने उसे पानी पिलाया और किसी तरह चुप करवाया। सीमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्रिया ने सीमा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। प्रिया मन ही मन खुद को उसका कसूरवार मान रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर उस पर विश्वास कर सीमा रात को उसके पास रुकी थी। फिर उसने उसे अपने साथ ही सुला लिया। अगले दिन रमाबाई के आते ही सीमा ने रो रो कर और इशारों से उसे सब कुछ बता दिया। वह बार बार निर्मल की ओर इशारा कर रो रही थी। उसकी हालत देखकर रमाबाई ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने उनके सामने ही पुलिस को फोन कर दिया। प्रिया और निर्मल ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वे बहुत गुस्से से छल्लाकर बोली, क्या मैडम जी, तुम भी अपने आदमी को बचाना चाहती हो? सीमा की जगह अगर तुम्हारी बहन होती तब क्या करती, बताइए। 10 मिनट में पुलिस की वर्दी में एक आदमी उनके सामने खड़ा था। निर्मल प्रिया और रमाबाई को अपनी सफाई देते रहे, पर दोनों ने उनकी एक ना सुनी। प्रिया दोनों हाथों से सर पकड़े वहीं सोफे पर चुपचाप बैठी रही। पुलिस वाले ने निर्मल को थाने चलने को कहा। निर्मल बहुत घबरा गए थे और बार बार अपनी सफाई दे रहे थे। वे मिन्नत करने लगे। आखिर उस पुलिस वाले ने 50,000 पर रमाबाई और निर्मल में समझौता करवा दिया। अचानक बच्ची के रोने की आवाज से प्रिया की तंद्रा भंग हो गई। वह भूतकाल से वर्तमान में लौट आई। वह उठकर बैठने का प्रयास करने लगी थी, तभी बाहर से निर्मल उसके माता पिता के साथ कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। अपने माता पिता को देखकर प्रिया के पीले पड़े चेहरे पर खुशी फैल गई। अरे, हमारी गुड़िया अपने नाना नानी के पास आने के लिए रो रही है। प्रिया की माँ ने निर्मल से बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा। प्रिया, कैसी हो? बाबूजी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। बिल्कुल ठीक हूँ, प्रिया ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। तुमने जूस नहीं लिया? यह लो, जूस पी लो। निर्मल ने जूस का ग्लास उसके हाथ में थमा दिया। प्रिया धीरे धीरे जूस पीने लगी। निर्मल के माथे पर बालों की एक लट झूलती बड़ी अच्छी लग रही थी। पिछले 2 दिनों से वे अकेले भाग दौड़ कर रहे थे। नर्स बता रही थी कि एक क्षण के लिए भी उन्होंने पलक नहीं झपकी। माँ की गोद में गुड़िया सो गई थी। उसे पालने में लिटाकर माँ ने उसके हाथ से जूस का खाली ग्लास ले लिया और कहा, नींद आ रही है तो अभी सो जा थोड़ी देर, तब तक मैं तेरे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। फिर उसके बाबूजी से बोली, आप भी नहा लीजिए। निर्मल बेटा, तुम किचन में सामान निकालने में मेरी मदद कर दो, मैं तुम सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर सब साथ मिलकर बैठेंगे। कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। प्रिया को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। पिछले 5 महीने उसने बड़े ही कष्ट से काटे थे। वह मानसिक और शारीरिक यातना से गुजरी थी। सीमा वाले हादसे के बाद वह निर्मल के साथ एक छत के नीचे रहना नहीं चाहती थी, परंतु आने वाले बच्चे के भविष्य और माँ बाबूजी के ख्याल से उसने चुप्पी साध ली थी। आज भी वह यह सोचकर ताप जाती है कि अगर उसने अलग होने का फैसला कर लिया होता और अपने मायके लौट जाती तब कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वह तो गनीमत थी कि डॉक्टर की सलाह मानकर उसने रोज पार्क जाना शुरू कर दिया था। वहीं उसकी मुलाकात तनु से हुई। तनु को वह पहले से जानती थी, वह उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उसने बताया कि उसने घर के काम के लिए एक लड़की रखी है जो गूंगी है, तो प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। क्या नाम है उसका? कांपते होठों से प्रिया ने पूछा। सीमा, बेचारी बोल नहीं सकती, मेरी बाई की बहन है, तनु ने जवाब दिया। प्रिया का दिल अनजाने डर से कांप उठा। उसे लगा कि अगर तनु को पता चल गया तो क्या सोचेगी उसके पति के चरित्र को लेकर। प्रिया ने तनु से मेल जोल कम कर दिया। अब वह तनु का फोन भी नहीं उठाती थी। लगभग 2 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक केमिस्ट की दुकान पर तनु उससे टकरा गई। उसका रंग पीला सा हो गया था। वह कुछ पूछी पूछी सी थी। उसने पहले की तरह उससे बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। औपचारिकता के नाते उसने उससे बातचीत की थी।
उसके होठों से हंसी जैसे गुम हो गई थी। 2 ही दिन बाद तनु उससे फिर से पार्क में मिल गई। वह बहुत उदास और बीमार सी लग रही थी। प्रिया को तनु की उदासी बहुत खल रही थी। प्रिया तनु की उदासी का कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। थोड़ी सी नानुकर के बाद तनु टूट गई। उसने रोते रोते अपना दुख बांटा, जिसे सुनकर प्रिया सकते में आ गई। एक बार फिर उसके होश उड़ गए थे। तनु ने उससे जो बताया वह हूबहू उसकी कहानी से मिलता था। तनु के मोबाइल में सीमा का फोटो था, इसीलिए सीमा के प्रति उसका संदेह गहरा हो गया था। प्रिया ने भी अपनी आप बीती तनु को सुनाई। तनु को भी प्रिया की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके तो पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। परंतु सीमा की सच्चाई जानकर कोई ना कोई कदम उठाना तो जरूरी था। इसीलिए दोनों ने तय किया कि वे सीमा के बारे में पता लगाएंगी और उसका पर्दाफाश करेंगी, क्योंकि इससे पहले वह और घर तोड़े उसकी सच्चाई सबके सामने लाना और उसे सजा दिलवाना जरूरी था। फिर एक दिन वे दोनों सीमा और रमाबाई के बारे में पूछते पूछते उनके घर जा पहुंची। बाहर गली में ही उन्होंने भीड़ लगी देखी। पानी भरने के लिए औरतें आपस में लड़ रही थी। तुम दोनों बहनें अपने को समझती क्या हो? पानी की बाल्टी पकड़े एक औरत बोली। खबरदार, जो कोई आगे आया काट कर फेंक दूंगी सबको। दूसरी आवाज आई। तनु और प्रिया वहीं रुककर उनकी लड़ाई देखने लगी। दोनों यह देखकर हैरान रह गई कि सीमा कैसे फटाफट से बोल रही थी। उसकी जबान तो कैची की तरह चल रही थी। प्रिया और तनु दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पहले हम दोनों पानी भरेंगी। तुम सब चुड़ैले सुबह सुबह हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? सीमा चिल्ला रही थी। तनु प्रिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए गली से बाहर की ओर ले आई। यह सीमा गूंगी नहीं है, देखा कैसे फटाफट से बोल रही है? प्रिया ने कहा। हाँ प्रिया, इसका मतलब इन दोनों ने हमारे साथ जो किया वह सोची समझी साजिश के तहत किया। तनु ने गुस्से से कहा। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा है। प्रिया बोली। चलो हम इसे पुलिस के हवाले करते हैं, तनु ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। परंतु प्रिया ने उसको रोक लिया और बोली। नहीं तनु, ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई भी हमारा विश्वास नहीं करेगा। इनको पुलिस के हवाले करने से पहले हमें इनके खिलाफ सबूत जमा करने होंगे, तभी हम पुलिस को खबर करेंगे। और उससे भी पहले हमें ये सब बातें अपने अपने पतियों को बताना होगा। तनु को भी प्रिया की बात सही लगी। घर आकर उन्होंने अपने अपने पतियों को सारा माजरा समझाया। फिर सब ने मिलकर फैसला किया कि वे पुलिस के साथ मिलकर पुलिस के सहयोग से इन्हें पकड़वाएंगे। फिर चारों लोग थाने में गए और अपने साथ हुई ठगी की आप बीती पुलिस को विस्तार पूर्वक सुनाई। पुलिस भी उनकी आप बीती सुनकर सकते में आ गई थी। पुलिस ने सबसे पहले मालूम किया कि वे दोनों फिलहाल कहाँ काम कर रही हैं। उन्हें पता चला कि वे अभी किसी नवदंपति के घर पर ही काम कर रही हैं। तब पुलिस ने उस दंपति से बात की और सारा माजरा उन्हें समझाया और इस मामले को हल करने में नवदंपति का सहयोग भी मांगा। वो लोग भी पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हो गए। फिर पुलिस ने इस नवदंपति के साथ मिलकर रमाबाई और सीमा का फांदा फोड़ने की योजना बनाई। संयोग से उनके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। कुछ ही दिनों में रमाबाई और सीमा ने वहां भी ऐसा ही खेल खेला, परंतु कैमरे में उनकी सारी हरकत कैद हो गई। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो आदमी पुलिस की वर्दी में आया वह रमाबाई का शराबी पति था, जो पहले दंपति को डराता धमकाता था और फिर पैसे लेकर समझौता करवाता था। तीनों लोग इस घटना को बड़ी ही चतुराई से अंजाम देते थे। सब कुछ पहले की ही प्लान करते थे। उन्होंने शहर की सभी अच्छी कॉलोनी का पता किया हुआ था। तीनों लोग बड़े सूझबूझ से अपना टारगेट चुनते थे। रमाबाई पहले काम पर लगती थी और काम करने के बहाने घर की पूरी तरह जांच परख कर लेती थी और घर के लोगों के बारे में भी जानकारी जमा कर लेती थी। फिर घर के लोगों का भरोसा जीतते ही वे अपना अगला दांव खेलती थी और इस तरह सीमा को भी उसी घर में गूंगी बनाकर काम पर लगवा देती थी और फिर तीनों मिलकर लोगों को ठगते थे। इस खेल में रमाबाई का शराबी पति भी उनका साथ देता था। लेकिन कोई भी फ्रॉड आखिर कब तक चलता है? एक ना एक दिन उन लोगों के साजिश का भांडा फूटना ही था। इस बार आखिरकार सबूतों के आधार पर पुलिस ने उन तीनों के गिरोह को ठगी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
दोस्तों, आज के समय में ना जाने ऐसे कितने ही गिरोह हैं और ना जाने कितने स्कैम अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ आए दिन होते ही रहते हैं। इसीलिए किसी भी काम वाली को अपने घर काम पर रखने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि वह सही है या नहीं, कहीं उसका ऐसे किसी गिरोह से कोई संबंध तो नहीं है। बिना जाने परखे किसी पर भी भरोसा ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।